बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं, आज उनके ऊपर बात करेंगे। ईद गुजर चुकी है, सियासी और अदालती महाज जो है वो बतदरीज गर्म हो रहे हैं। कल से अदालती महाज भी गर्म होने जा रहा है, जबकि सियासी महाज जो है वो ऑलरेडी खासा गर्म है, उसका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। आज कौमी असम्बली का इजलास था और उस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम तरीन मुकदमा जो है उसके ऊपर सुबह समाअत होने जा रही है और उस मुकदमे का जो भी फैसला होगा उसके असरात जो हैं वो दूर रस होंगे, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। तो पहले आते हैं कौमी असम्बली के अंदर जो आज इजलास था। वैसे तो बजट सेशन चल रहा है और ख्वाजा आसिफ साहब जो तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से बड़ा शदीद शोर शराबा किया गया और एहतजाज भी किया गया और एहतजाज के बाद एक अलामती धरना भी दिया गया। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा कि कल प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक फ़ैसला किया गया कि एक ऑपरेशन जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ उसका आगाज़ किया जा रहा है। ऑपरेशन का नाम दिया गया अज़्म इस्तेहकाम। इस नाम से एक और ऑपरेशन जो है उसको शुरू करने का फ़ैसला कहाँ से हुआ? एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी का मैं आपको बता दूं, आपको साने APS जो है वो याद होगा 2014 में हुआ था और उसके बाद तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई और एक नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर उनका इत्तफाक हुआ और उसके 20 नुकात थे। उस एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी जो है वो तश्कील पाई, यानी विफाक की सतह पर और सूबाई सतह पर भी एपेक्स कमेटियाँ बनी। अब जो विफाक की कमेटी है उसके अंदर आर्मी चीफ भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और चारों सूबाई वज़राए आला जो हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। उसका कल इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी शिरकत की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। और जो कुछ इक़दाम आगे लेने जा रही है हुकूमत, जो फ़ैसला हुआ ऑपरेशन के हवाले से, उसकी तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कशन हुई और सब कुछ उनके सामने रखा गया। यानी तमाम शुरका जो थे उस कमेटी के, एपेक्स कमेटी के, उनके सामने पूरी तफसील रखी गई और उसके बाद फ़ैसला आया कि इस ऑपरेशन की मंजूरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दे दी गई है। लेकिन आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो मुअज़्ज़िज़ अरकान जो कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनकी जानिब से बड़ा वहाँ पे एहतजाज किया गया और ऑपरेशन नामंजूर के नारे वहाँ पे लगाए गए और फिर अलामती एहतजाज भी किया गया, धरना भी दिया गया और उस धरने के दौरान भी यही नारे लग रहे थे कि फ़ौजी ऑपरेशन नामंजूर। अब ऑपरेशन चूँकि KPK के अंदर होने जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त दहशत गर्दी जो है उसने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। आए रोज़ आपको यानी ख़बरें मिल रही हैं और फ़ौजी एहलकार जो हैं हमारे उनके वो शहीद हो रहे हैं और इस तरह के मुतअद्दिद और वाक़यात हो रहे हैं। अब ये कल परसों का भी IEDs वाला हमला आपको याद होगा, इससे पहले भी हुआ और मुतअद्दिद हो चुके हैं। और जो चीन इस वक्त कंसर्न्स उठा रहा है बिलखुसूस दहशत गर्दी के हवाले से, उन्होंने ये सारी सूरत हाल, अब जो उनका वफ़द आया हुआ था उनके वज़ीर की सरबराही में, उनकी जानिब से भी इस इशू को पाकिस्तान की जो आला हुकाम है उनके सामने उठाया गया और बड़े पुरजोर तरीके से उठाया गया। तो एक ब्रॉडर सेंस में इस ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ, लेकिन आज उसको ईवान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। अब इसके अंदर एक दिलचस्प बात क्या थी इस एहतजाज के अंदर? इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इस एहतजाज के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अरकान हैं वो और JUI वो इकट्ठे थे। उन दोनों की जानिब से इस एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की गई, यानी ये उनका मुश्तरका एहतजाज था और उनका मुश्तरका ये धरना था जो अलामती था जो ईवान के अंदर दिया गया। तो इससे आपको एक तो ये नज़र आ रहा है कि उनके जो फासले हैं वो कम हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। बहरहाल ये सारी बात ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की कि अली अमीन गंडापुर वहाँ मौजूद थे, सब कुछ उनके सामने हुआ। मुतालबा उनका ये है कि इस जो भी फैसला हुआ या जो भी मुआहदा हुआ इस ज़िमन में ये जो फौजी ऑपरेशन है उसको ईवान के अंदर लाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। इसके ऊपर इस इजलास के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने वहाँ से वॉकआउट भी किया असम्बली सेशन से और वॉकआउट के बाद उन्होंने आके पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक की और उसके अंदर उनका ये कहना था कि कोई भी एपेक्स कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो वो पार्लियामान से बालातर नहीं हो सकती, इसलिए जो भी फैसला हुआ है या जो भी मुआहदा हुआ है उसको पार्लियामान के अंदर लाया जाए। अब उनकी मुराद क्या है? उनकी मुराद ये है कि पूरे ईवान को इस मामले के ऊपर एतमाद में लिया जाए कि इस वक्त क्या फ़ैसला लिया गया और आगे हुकूमत क्या करने जा रही है दहशत गर्दी के हवाले से। तो उन्होंने आउटराइटली इस ऑपरेशन को जो है वो मुस्तरद कर दिया है, फौजी ऑपरेशन को। ये अपनी जगह आगे बात। इसके बाद जनाब इनकी असद कैसर साहब जो हैं उनकी मुलाकात होती है मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर और उस मुलाकात के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो अहम हैं। एक तो उनका इस बात पर इत्तफाक हुआ कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, यानी दोबारा उन्होंने इत्तफाक किया। एक आपने ईवान में देखा और एक मुलाकात की सतह के ऊपर। अब मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पार्टी के सरबराह हैं, वो हों और असद कैसर साहब हों, उनका उसूली इत्तफाक हुआ है
कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, यानी कि वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और आगे उन्होंने हल भी तजवीज़ किया, वो ये कहते हैं कि जो भी मसला हो सियासी जमातों को उसमें किरदार अदा करना चाहिए। तो ये उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल उनका मौक़िफ़ अपनी जगह आ गया। इसके अलावा उन्होंने एक फ़ैसला भी किया, और फ़ैसला उनका ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसको कह लें, और मौलाना फजल रहमान साहब, उनके दरमियान जो कुर्बत बढ़ रही है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अब एक सियासी कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला हो गया है। और वो कमेटी क्या करेगी, वो उन नुकात को तय करेगी जो इन दो जमातों के इत्तेहाद को या इन दो जमातों को मिलकर आगे चलने की जो हिकमत अमली है उसको तय करेगी। सो इसका मतलब उनके दरमियान जो फासले हैं वो सिमट रहे हैं और बर्फ़ पिघल रही है, कुर्बतें बढ़ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है अलार्म बेल है इस हुकूमत के लिए और हुकूमती इत्तेहाद के लिए। और इससे हमें ये भी इंदिया मिलता है कि हुकूमत जो है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो मौलाना फजल रहमान साहब को राम करने में, उनको राज़ी करने में, या उनके जो कंसर्न्स तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करने में अब तक नाकाम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की कुर्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ रही है और अब उनकी कमेटी भी तश्कील पा रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जो इनका इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान, अगर उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की शमूलियत हो जाती है तो ये बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमत के लिए और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा अपोजिशन इत्तेहाद के लिए। लेकिन उनकी कुर्बत जो बढ़ रही है, जब फैसले होंगे वो सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ तक जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आ रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद वो इस बात पे इकट्ठे हो गए कि ऑपरेशन हम नहीं चाहते और ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब सूबे के स्टेक होल्डर अगर मुखालफत कर दें तो फिर ऑपरेशन की जो कामयाबी है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या हुकूमत इस मामले को पार्लियामान के अंदर लाती है। इससे कबल भी बहुत सारे ऐसे फैसले थे, बहुत सारे ऐसे मामला थे जिनको पार्लियामान के अंदर लाया गया और इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, पूरी सूरत हाल से तमाम अराकीन को आगाह किया गया और उस आगाही के बाद फिर जो भी फैसला होता है उसको यानी सब का इत्तफाक हासिल होता है और वो मुत्तफ़िका फ़ैसला जो होता है उसके फिर नताइज भी बड़े दूर रस होते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है हुकूमत इस मामले को पार्लियामान के अंदर लाए और इन कैमरा इजलास के अंदर इन तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन को ब्रीफ किया जाए कि इस वक्त खदशात क्या हैं, ख़तरात क्या हैं और उनके नज़दीक उनका हल क्या है। उसके बाद हो सकता है वो इस बात पे राज़ी हो जाएं या वो अपनी इनपुट दें कि इन चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे कर लें या इनमें से इन चीज़ों को निकाल दें, इन चीज़ों को डाल दें। ये बहरहाल मिल के फ़ैसला होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आने वाले दिनों में भी आपको इससे आगाह करते रहेंगे। अब आते हैं दूसरे एक अहम तरीन इशू के ऊपर। वो इशू है जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉज लिस्ट आई उसके मुताबिक 2 दिन एक मुकदमा जो है उसके ऊपर समाअत होगी और तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान यानी कि 13 जज साहिबान जो हैं वो इस मुकदमे की समाअत करेंगे। और वो मुकदमा कौन सा है? वो है मखसूस नशिस्तों का मामला। इनका आगाज़ कब हुआ? इस मसले का यानी एक बड़ा अरसा गुजर गया और ये मसला चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल अब उसके ऊपर फुल कोर्ट है, मुतअद्दिद समातें हो चुकी। अब 2 दिन और समातें इसके ऊपर होने जा रही हैं और इम्कान इसी चीज़ का है कि मंगल को शायद उसका फैसला महफूज कर लिया जाए या शॉर्ट ऑर्डर उसी दिन ही सुना दिया जाए। तो इसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है इस फैसले की। मखसूस नशिस्तों का आपको रिकैप मैं दे दूँ। इसका आगाज़ होता है 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से महरूम हुई, यानी उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद उनका बल्ले का निशान ख़त्म हुआ और उनके अराकीन जो है वो आज़ाद हो गए। फिर उनके बेचारों की बहुत लंबी जंग शुरू हुई कि इस पार्टी में शामिल हों, इस पार्टी में शामिल हों, वगैरह वगैरह। मैं उसको स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ। आज़ाद हो गए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। जब बारी आई मखसूस नशिस्तों की तो 5 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का और 4-1 के तनासुब से फैसला आया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। अब वो उनको महरूम कर दिया गया। इस फैसले को वो लेके गए पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बना। उस 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है, लिहाजा वहाँ से भी इनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। उसके ऊपर पहले 3 रुकनी बेंच बना जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में और उनके बाद उन्होंने फैसले को मुअत्तल किया, इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का भी। उन फैसलों की मुअत्तली के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन 77 नशिस्तों के जो लोग हल्फ उठा चुके थे उनको डी नोटिफाई कर दिया, यानी वो MNA और MPA नहीं रहे। मैं आप गुजारिश कर दूं यहाँ पे ये मामला मखसूस नशिस्तों वाला, टोटल सीट्स जो हैं वो 77 हैं। उसूली तौर पर वो तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन चूंकि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर
उनको इन 77 नशिस्तों से, जिसमें से 23 जो हैं वो कौमी असम्बली की हैं, इनसे उनको महरूम कर दिया गया। और ये उनकी जंग शुरू हुई कानूनी इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और 3 रुकनी बेंच जो था उसने उन फैसलों को मुअत्तल किया, इलेक्शन कमीशन के भी और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट का भी, जिसके बाद वो अराकीन जो थे उनकी रुकनीत ख़त्म हो गई और वो सीटें खाली हो गई और वो इस वक्त तक भी खाली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो 3 रुकनी बेंच उसने अपनी समाअत कर ली, फैसला मुअत्तल कर दिया और इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। फिर उसके ऊपर जो बेंच बना वो फुल कोर्ट बेंच बना, 13 रुकनी बेंच, वो इसके ऊपर अब समाअत कर रहा है और काजी फायज ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। अब ये कल जो समाअत होने जा रही है सुबह, अब ये अहम तरीन नुकता ये है कि 2 दिन पूरे अदालत की जानिब से मुख्तस कर दिए गए हैं इसी मुकदमे के लिए, यानी 13 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मौजूद हैं, वो 13 के 13 इसी मुकदमे को सुन रहे होंगे और कोई मुकदमा कल नहीं होगा। इसी तरह मंगल के रोज़ भी यही मुकदमा होगा और कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि तमाम जज साहिबान इसमें बैठे होंगे। तो इम्कान इसी चीज़ का है कि मंगल तक इसका कोई फैसला आ सकता है। अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। अब तक जो डिबेट हुई, मैंने इससे कबल 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई। एक, या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि दरख्वास्त गुजार है, या तो वो उनको मिल सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बाकी जमातों में तकसीम कर दी थी, या तो वो वापस चली जाएंगी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। तीसरी पॉसिबिलिटी थी या उनको खाली छोड़ दिया जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी। अब अगर चौथी चीज़ जो है वो समाअत के दौरान जो पैदा हुई वो थी कि वो हो सकता है सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं और इसका जो भी फैसला होगा, आप फ़र्ज़ कीजिए फैसला मामला सब जुडिस है, हम उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा, यानी इनमें से कोई एक तो होगा, एक एक करके अलग अलग देख लें। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं तो ऑब्वियसली उनका नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और जो उनका इस्तेहकाक है या उनका हक है या उनकी इस्तदा थी उनका मदावा हो जाएगा। लेकिन उसका इफेक्ट हुकूमत के ऊपर क्या पड़ेगा? हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी उससे वो महरूम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये हुकूमत को मिलती हैं तो हुकूमत जो है विफाक के अंदर उनको नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। और ये मिलने का मतलब होता है कि आपको आइनी तरमीम करने का हक हासिल हो गया, यानी आपने कोई आइनी तरमीम करनी हो तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और जब ये सीट्स इनको मिल गई थी 23 कौमी असम्बली की नशिस्तें, तो इस यानी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में हासिल हो गई थी और उसी की बुनियाद के ऊपर एक मुजव्वज़ा आइनी तरमीम भी सामने आ गई और वो थी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से मुताल्लिक। 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। नंबर 1, या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके टेन्योर को फिक्स कर दिया जाए 3 साल के लिए। मुराद उससे ये है कि जो भी शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा तो वो 3 साल उस ओहदे पर बरकरार रहेगा। नंबर 1 होगी। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये थी, या फिर जितने भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका मुद्दत मुलाजमत जो है उसको 3 साल कर दिया जाए। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से इसका आगाज़ कर दिया था इस हुकूमत ने, उस 2/3 अक्सरियत की बुनियाद पे जो इजाफी मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इनको हासिल हुई थी। तो इसके बाद ये मामला अदालतों में आ गया और वो अरकान भी ख़त्म हो गए, 2/3 अक्सरियत भी ख़त्म हो गई। अब इस वक्त इसके जो फरीक बन रहे हैं प्रीमा फिशाए बज़ाहिर वो हैं 3। एक है हुकूमत जो मुंतज़िर है कि शायद ये सीट्स उनको मिलने से उनकी 2/3 अक्सरियत बन जाए। अगर उनकी 2/3 अक्सरियत बनती है और वो तरमीम लाते हैं, और वो तरमीम है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से मुताल्लिक जो कि इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, 2 में से कोई एक होगा। अगर वो तरमीम लाते हैं, या तो चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स होगा, या फिर तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसको 3 साल आगे कर दिया जाएगा। तो वो भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो इस चीज़ का तकाजा कर रही है कि ये सीट्स हैं ही हमारी और ये दूसरों को इजाफी। अदालत के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल उठा पिछली समातों के दौरान वो ये था, वो नुक्ता अहम तरीन नुक्ता ये था कि अपने बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनका ये नुक्ता था, जब आइन के अंदर ये बात तय है कि इस तरह तकसीम होगी फार्मूले के मुताबिक, इजाफी नशिस्तें इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों को उनके कोटे से इजाफी कैसे दे सकता है? इसका जो जवाब है वो अभी तक सामने नहीं आया कि यानी नून लीग का इतना हिस्सा बनता है, यानी 5 सीट्स का, 8 सीट्स का, 10 का, आप उनको इजाफी नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब नहीं है अभी तक। तो बहरहाल ये मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है, कल भी आपको इसके ऊपर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।